ठोका दबा के रोज ठोक रहे हैं, रोज मार रहे हैं, और तुम्हारी नंबर 1 जो सो कॉल्ड आर्मी है और सो कॉल्ड नंबर 1 एजेंसी है कख नहीं कर पा रही। तालिबान ने बोल दिया वल्लाह हबीबी हमको नहीं आती भीख मांगना, हम जो लेती गोली दिखा के लेती, हमें नहीं भीख मांगने के लिए इमरान खान नियाजी को बुलाओ। तो नियाजी को रख रखा है। तो मैं तो सलाम पेश करना चाहूँगा तालिबान को, मेरा सलाम है आपको, आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक एटमी रियासत के प्राइम मिनिस्टर को लगाया भीख मांगने के लिए, और वो मांगता है हर जगह जाके। लेकिन ये एजेंसी जो ऐसा ही है ना कि क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई, पर है नंबर 1, हम मानते हैं। 14 साल से क्रिकेट मैच जिसको भी जाते हैं पैसे वैसे दे के बुलाते हैं, अपने बलबूत पे क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई। नंबर 1 की वो नंबर 1 एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की, नो डाउट। और जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके लिए 2 पैगाम हैं। पहली चीज़ तो वो जो क्रिकेट का कप है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि द कप वॉज फैंटास्टिक, वो बड़ा अच्छा कप है, ठीक है। ये चाय पीते पीते ज़रा उस कप को देखिएगा, टी इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक एंड द कप इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक, नंबर 1। और नंबर 2, जो दहशतगर्दों की वजह से मैच कैंसिल हुआ है, उनकी तरफ से एक पैगाम है, इंशाअल्लाह द बॉयज़ प्लेड वेल। इन लोगों ने एक फतवा निकाला भाई, और फतवा क्या था कि जो भी पाक फौजी मरेगा उसको अगर किसी ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा, किसी मौलवी ने उसको सुपुर्द खाक किया, यानी कि उसको दफनाया ज़मीन के अंदर, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मौलाना अब्दुल अजीज़, ये जो तहरीक तालिबान के फ़ाइटर्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फ़ाइटर्स हैं, ये तो इस्लाम के लड़ाके हैं, ये तो मुजाहिद हैं, ये तो गाजी हैं, और उनके खिलाफ लड़ने वाली पाक फ़ौज काफिरों की फ़ौज है, इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज वाजिबुल कत्ल है। मौलाना अब्दुल अजीज़ कह रहे हैं, इंटरव्यू ले रहा है एक लड़का उनका, और वो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ ये कहता है कि तुम टेररिज्म करो, और ये जो ये मौलाना है ये अपने जो बच्चे हैं वहां पे उनको भी यही चीज़ सिखाता है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इतना गदर है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, हुआ ये कि न्यूजीलैंड वाले पहुंचे वेन्यू पे और टॉस के पहले गायब हो गए। टॉस के पहले क्यों गायब हुए, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, और 2-3 चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि एहसानुल्लाह एहसान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का था, फिर पाकिस्तानी फ़ौज की कस्टडी में रहा, फिर भाग गया, उसकी एक फेसबुक पोस्ट आई थी कुछ हफ्ते पहले, और उसने बोला था कि न्यूजीलैंड की टीम पे एक कातिलाना हमला या सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती है। नंबर 1 एजेंसी के जो है ISI, बिल्कुल बिल्कुल नंबर 1 तो हम सब मानते हैं कि बाकी दुनिया में सब नंबर 10 है, 1 to 9 पाकिस्तान है, जिसमें से नंबर 1 है ISI। अच्छा, हम जब ऐसा बोलते हैं तो पाकिस्तानी बड़े खुश, देखो मेजर गौरवारिया ने हमें नंबर 1 बोला, जलील कर रहा हूँ, ये तरीका है लखनऊ वालों का जलील करने का, प्यार से भेगा भेगा के धीरे धीरे से हौले हौले से हम लोग जलील करते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो क्या हुआ वैभव की एहसानुल्लाह एहसान ने फेसबुक पोस्ट पे लिख दिया, इन्हीं का गुर्गा था ये, फिर इन्हीं ने उसको कैप्चर करा, फिर भाग गए। उसके पीछे एक और कहानी है जहाँ पे ISI का कर्नल इसको कह रहा था कि तो हम तुम्हें हिट लिस्ट देंगे, तुम मारो ये सब, तो हम उसमें नहीं जानते। खैर, न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस को पता लगा वो नंबर 1 नहीं है, जैसे ISI नंबर 1 नहीं है। न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस को पता लगा, और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस ने डायरेक्ट कांटेक्ट करा एहसानुल्लाह एहसान से, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एहसानुल्लाह एहसान ने सब कुछ बता दिया कि साहब ये प्रूफ है, ये सबूत है, आप अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। तो उन्होंने प्रूफ देखा। एक इंटरसेप्ट हुआ जो MI6 का था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस। MI6 लोग उससे जानते हैं जो कि फिल्मों में जेम्स बॉन्ड जिसका है, रियल लाइफ में तो खैर जेम्स बॉन्ड नहीं है। तो कहते हैं कि जो हाई कमीशन था इस्लामाबाद में UK का, वहाँ पे MI6 के सोर्सेस को पता लगा, उन्होंने भी बताया न्यूजीलैंड वालों को कि जनाब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रावलपिंडी पुलिस ने, आई थिंक एडिशनल IG या कोई सीनियर रैंक का ऑफिसर, उसने क्या करा कि दैट ऑफिसर ऑल्सो सेंट आउट अ सर्कुलर, उसने भी सर्कुलर भेजा, और उस सर्कुलर में क्लियरली लिख रखा था कि इनको खतरा है, इनकी जान को, इनके ऊपर अटैक हो सकता है। उसने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम साफ साफ लिखा है। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने भी यही बात बोली, न्यूजीलैंड वालों ने भी यही बात बोली, पाकिस्तानियों ने भी यही बात बोली, और जो पाकिस्तान के सपोले पैदा हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एहसानुल्लाह एहसान, उसने भी यही बात बोली। अब इशू क्या है वैभव इसमें? इशू सिंपल सी ये बात है कि जब सब लोगों ने बोली तो ये सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर और जितने पुराने खोके हैं, चले हुए खोके, टूटे हथियार, ये लोग गए और
आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैं भी देख रहा था एक में शोएब अख्तर को, ही वॉज सेइंग कि ISI नंबर 1 एजेंट। पता नहीं आपने दुनिया देखी है, शोएब अख्तर तो बहुत बड़ा स्टार है और एक ज़माने में बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे इस इंसान के। इतना पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा इन द सेंस कि दुनिया उसने देखी है, दुनिया भर में घूमा है, कितने मुल्कों में घूमा होगा शोएब अख्तर। फिर वो ऐसी हल्की बात करे कि नंबर 1 नंबर 2, जैसे कोई कंपटीशन हुई होगी रावलपिंडी में जिसमें ISI नंबर 1 है, ऐसी फालतू की बच्चों जैसी बातें करते हैं। खैर, अब क्या हुआ कि ये लोग, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, ये लोग वापस हो गए। साहब, इंडिया की साजिश, उसका भी कारण है वैभव। ये जो पूरा मामला है ना इंडिया की साजिश का, इट्स गॉट वेरी डीप कल्चरल रूट्स ऑल्सो इन पाकिस्तान। एक साइकोलॉजिकल रूट्स हैं, कल्चरल रूट्स हैं। एक पॉपुलेशन को जिसको आपने नफरत पे पाला हो, एक पूरी जनसंख्या को, एक आवाम को जिसको आपने नफरत का चूरन खिलाया हो ना, लगातार दर लगातार, उसको अगर आप बोलेंगे कि MI6 को पता लगा, उसने न्यूजीलैंड को बोला, एहसानुल एहसान भाग गया फेसबुक, वो इतना समझना नहीं चाहता, वो इतना समझना नहीं चाहता वैभव। उसके लिए क्या आसान है? उसके लिए यह आसान है कि सब इंडिया की साजिश थी। जब किसी कौम को 75 सालों से आपने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर खिलाया हो, पिलाया हो, तो वो तीसरी चौथी जो नस्ल निकल रही है वो यही सोचती है। आप पाकिस्तान स्टडीज़ की मैंने किताबें देखी एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। दिस इज़ द लेवल ऑफ हेट्रेड, राइट, विच इज़ ऑल राइट। मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हेट करो तो खुद आप करते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। इनके ऊपर क्यों मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल जो है इनके ऊपर क्यों मसलत हो जाते हैं, क्यों इतने सक्सेसफुल होता है। 4 कू हुए पाकिस्तान में ब्लडलेस, एक बूंद खून नहीं गिरा किसी का, वो आंखें दिखाते हैं तब। क्यों? क्योंकि जब आप उनको ये कह देते हैं कि भारत की साजिश है, तो उसके बाद पाकिस्तानियों को किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट नीड एनी लॉजिक। बस आपको ये कहना है यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, भारत की साजिश है, इजराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। बस ये 4-5 साजिशें उनको सिखा दो। उसके बाद बाजवा साहब 3 साल की जगह डायरेक्टली 10 साल का एक्सटेंशन लें, उनको 2 रुपये का फ़र्क नहीं करता। खैर नहीं गए तो उन्होंने बोल दिया। ये शोएब अख्तर, सिकंदर बख्त वगैरह जितने भी पुराने ये थे खिलाड़ी अपने रिटायर्ड, इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया और बड़े गुस्सा कि साहब क्रिकेट की मौत हो गई है, इसकी मौत हो गई है। अच्छा, दूसरी लेवल पे जो इनके सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, दे शुड बी कॉल्ड टैक्टिकल थिंकर्स, दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक बाय एनी मेजर। 2-3 हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं, वो आई रियली रिस्पेक्ट, बट जनरली क्या है इनका, दे आर नॉट राइट इन द हेड। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इनके जो सो कॉल्ड हैं, जो अपने आप को स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बताते हैं टेलीविजन पे, तो ये लोग आए, ये फिर दूसरा चूरन बांटना लोगों में, ये बिक जाता है पाकिस्तान में। इंडिया जैसे नहीं कि जहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं, वहाँ पे सवाल पूछने का रस्म है नहीं वैसे पाकिस्तान में, और सवाल पूछते हैं तो बड़े बेवकूफ़ी के टाइप के पूछते हैं। तो क्यों हमारे साथ ऐसा करा, ये किसकी साजिश हो सकती है? इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है, 15-16 ई लगा के एक मार्केट तैयार करा इन्होंने कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट है भैया इंडिया। अब न्यूजीलैंड इंडिया की बात टाल नहीं सकता। BCCI तो गुंडा है, जो इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, वो बहुत बड़ा एक गुंडा है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इंडिया पैसे का गेम खेल रहा है। अफगानिस्तान में जो हम लोगों ने करा, हमें उसकी सज़ा मिल रही है, ब्ला 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 ब्ला। अब धीरे धीरे जैसे सच्चाई सामने आई, इनको ना पाकिस्तानियों को ठंडा होने में 4 से लेकर 6 दिन लगते हैं, उसके बाद ये अपने आप ठंडे हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गए। अब वो लेटर भी सोशल मीडिया पे पूरा गर्दिश कर रहा है, क्योंकि भाई तुम्हारी खुद की पुलिस कह रही है, या तो बोल दो कि चिट्ठी झूठ है, ये आप बोल दो ना, आप साफ बोलो कि चिट्ठी झूठ है। अब नहीं, अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि पाकिस्तानी बड़े मायूस हो गए। सही सी बात है, हमारे साथ होता, श्रीलंका में होता, इंग्लैंड में होता, कोई भी मायूस होता। क्रिकेट टीम स्टेडियम से चली गई, दिस इज अ बैड थिंग, शुड नॉट हैपन टू एनीबडी। बट जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट करा, ये दिखाता है कि वो मुल्क मैच्योर नहीं है। दैट कंट्री इज नॉट मैच्योर। और ये बड़ा कहते हैं हम बड़ी जज्बाती कौम हैं, ये पाकिस्तानी खुद के लिए कहते हैं। तो मैं आज कहना चाहता हूँ मेरे पाकिस्तानी भाई बहन को, बेवकूफ़ होते हैं जज्बाती। मुल्क जो हैं वो जज्बात से नहीं चलते, वो अक्ल से चलते हैं, इल्म से चलते हैं, शऊर से चलते हैं। कोई भी मुल्क जो है जज्बात से नहीं चलता। तो ये कोई तमगा नहीं है जो आप अपनी छाती में पहन लें कि हम बड़ी जज्बाती। ये बेवकूफ़ लोग होते हैं जज्बाती, दे आर स्टूपिड पीपल, दे आर फुलिश पीपल। तो पता नहीं पाकिस्तानी अपने आप को हम थोड़े से जज्बाती हैं। क्यों जज्बाती हैं भाई? पढ़े लिखे बनो, एक मेंटल कैलिबर। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ बिफोर आई मूव अहेड वैभव, विथ योर परमिशन।
क्योंकि इनके यहाँ ISPR है पाकिस्तान में, क्योंकि इनके यहाँ ISI है, क्योंकि इनके स्टूडियोज के नीचे काली वीगो की वैन्स खड़ी रहती हैं, इनको लगता है कि भारत में भी ऐसे ही होता होगा। सो जो भी इंडियन मीडिया कहता है, इनको लगता है कि भारत कह रहा है, क्योंकि अब्बू कौन है इनका? चाइना में भी तो यही है कि जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है इसका मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है, यही तो बात है। तो यही चीज़ वो लोग समझते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जिस एंकर को जो बोलना है बोलेगा, सरकार का सपोर्ट करे, सरकार के खिलाफ जाए। आप देखिए, छोटी सी बात, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम स्टेडियम से वापस चली जाती है। वैभव, ठीक हो गया, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम स्टेडियम से वापस चली जाती है। अब आप सोचो, इमरान खान कॉल कर रहा है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, पूरे लोग पागल हैं, शेख रशीद दस्ताने वाले हाथ, पता नहीं क्या क्या, वो अजीब व गरीब आदमी, उसकी तो ज़बान समझ में नहीं आती शेख रशीद की। और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो अलग बयान दे रहे हैं, अलग लोग बयान दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने 370-35 से हटाया। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा, अमित शाह का इंटरव्यू देखा इस मामले में? ठीक है, अगर किसी ने बुलाया, किसी ने पूछा, खुद बुला के इंटरव्यू कभी नहीं दिया, चुप। किसी भी मैच्योर मुल्क की, राइट, किसी भी संजीदा मुल्क की, एक संजीदा कौम की पॉलिसी होनी चाहिए, आप कम बोलिए। इनको प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि जो इक्तदार में आता है, जो एक कुर्सी पे बैठता है, उसको वर्बल डायरिया शुरू हो जाता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडॉल फॉर दिस ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर दैट ऑल्सो। इनका इमरान खान लगातार, अच्छा, न्यूजीलैंड के पूरे वाकये में लगातार ये लोग बोल रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ इनका बक 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 चल रही है। अब कल का बयान क्या है इमरान खान का? कल का बयान ये है कि साहब, जो बाइडन, माइंडसेट देखिए, आई थिंक द वर्ल्ड इज बीइंग अनड्यूली क्रिटिकल ऑफ जो बाइडन। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो करा अच्छा करा है। इमरान खान नियाजी ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है, वो इमरान खान नियाजी जो 15 अगस्त से गालियां दे रहा था जो बाइडन को, 15 अगस्त से जो इमरान खान नियाजी जो बाइडन को गालियां दे रहा था, आज वही इमरान खान नियाजी ये कह रहा है कि जो बाइडन ने ठीक बोला। अब ये यू टर्न क्यों हुआ? यू टर्न का तो मास्टर है इमरान खान, लेकिन ये यू टर्न क्यों हुआ? यू टर्न इसलिए हुआ क्योंकि चाइना पैसे देगा नहीं, अमेरिका बहादुर से आपको पैसे चाहिए। जो आप सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में पैसे, क्योंकि देखिए, अगर आप अफगानिस्तान को हटा दीजिए इक्वेशन से वैभव, 2 मिनट के लिए आप मानिए कि अफगानिस्तान कोई मुल्क है नहीं, पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है, कौन जा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान बनाता क्या है? पाकिस्तान जो टोटल खा रहा है अभी तक, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए खा रहा है, और अब लोग उससे भी उब गए, अब जितने भी ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं वो गल्फ से उड़ के आ रहे हैं। दे आर आस्किंग इंडिया फॉर वेदर यू कैन गिव देम बेसिस। अब इंडिया में बहस होगी, पार्लियामेंट में सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, देना है नहीं देना, देन अमेरिका विल बी कन्वेड इंडियाज डिसीजन। लेकिन यहाँ पे झूठ नहीं होगा। सर, ये भी कहना कि चाइना जो है वो मिलिट्री एड देता है या फाइनेंशियल पैकेज दे देगा कोई छोटा मोटा, मुल्क चलाने के लिए जो इमदाद चाहिए होती है वो कोई मुल्क नहीं देता, वो इंस्टीट्यूशंस देते हैं वैभव, और इंस्टीट्यूशन सारे वेस्ट में। वैभव, उसके अलावा मैं तो कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, व्हाट यू आर सेइंग इज टेक्निकली करेक्ट, बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। अगर हम IMF की बात करें, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, हम और दीगर इदारों की बात करें, तो वो तो सब गोरों के पास हैं, वेस्ट में है। चाइना के पास तो कुछ है नहीं, ना चाइना से कोई पूछ रहा, ना चाइना से कोई मांग रहा। चाइना, अगर मैं कहता हूँ कि 30 बिलियन नहीं भी चाहिए, 25 बिलियन नहीं चाहिए, 25 अरब नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ 10 अरब चाहिए, 10 अरब चाहिए अफगानिस्तान चलाने के लिए। बहुत छोटा बजट है, 10 अरब, मैं कहता हूँ 10 अरब मान लो। इनको क्या लगता है चाइना देगा 10 अरब? रशिया के पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना कि रशिया हमारा दोस्त है। मैं तो पूछता हूँ पाकिस्तानी से, तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया भाई रशिया? तुमने रशिया को दिया क्या है? तुम रशिया को दे क्या सकते हो? तुम दे तो कुछ नहीं सकते। रशिया बस हमारा दोस्त है, चाइना और हमारा, ये फालतू में अजीब सी बातें करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ यह है वैभव कि इस पूरे मामले में ना, अफगानिस्तान के मामले में जो हम कह रहे हैं ना कि चीन पैसे नहीं देता, चीन इमदाद नहीं देता, चीन ग्रांट नहीं देता। देखिए, चीन सिंपल सी बात करेगा, तुम्हें पैसे चाहिए, कंधार गिरवी रखो। देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, चीनी लोग बिजनेसमैन लोग हैं। ये तो अमेरिकन्स हैं जिनके भूत सवार हैं कि वी वांट डेमोक्रेसी इन लैटिन अमेरिका, वी वांट डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। चाइना खुद डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना तो कहता भैया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, नोटों की बात करो, सिंपल सा नोटों की बात करो। आप बताओगे साहब हम आपको इतना दे रहे हैं, आप हमें इसके एवज में क्या दोगे?
अफगानिस्तान के पास क्या है देने के लिए? चरस, अफीम, गांजा, कोकेन, हैश, इसके अलावा क्या है? टेररिस्ट। कुछ इंडस्ट्री नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। तो चीन से भी अब जो आएगा अमेरिका से आएगा। इमरान खान को यह लग रहा था कि ये चौधरी बन जाएंगे, दुनिया बात करेगी तालिबान से तो हमारे थ्रू करेगी। दुनिया ने डायरेक्ट फोन करना शुरू कर दिया, इनका दिल टूट गया। और तालिबान वाले भी तो शाणे हैं। अरे वो आतंकवादी है, वो प्रोफेशनल टेररिस्ट है, वो किसका सगा है यार? वो किसका सगा? वो तुम्हारा सगा है? नहीं, वो किसी का सगा नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने डायरेक्ट बात करना शुरू कर दी। अब सब लोग उनसे डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं, अब लोग पता है आपको, ईरान से बात कर रहे हैं। जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आया था तो सबसे बड़ी ये बात हुई थी कि आप कितने लिमिटेड वे में चाबहार पोर्ट पे आप शिप्स ला सकते हैं और किस तरीके से आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। अगर ईरान मान जाता है, आज नहीं 5 साल के बाद भी, मैं कह रहा हूं 5 साल ले लो, जो उनका अमेरिका के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर उनका वो है, इजराइल लॉबी का जो प्रेशर है, वो सब छोड़ दो। मैं कह रहा हूं 5 साल में अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है, पाकिस्तान विल हैव जीरो रेलेवेंस इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि पाकिस्तान की ना आईटी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की ना फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई है। नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन। पाकिस्तान में पानी की किल्लत, पाकिस्तान में बिजली की किल्लत, पाकिस्तान में हर किस्म की किल्लत है। आज की तारीख में अगर मैं बोलूं, हर किस्म की किल्लत है पाकिस्तान में। सुन रहे मेरी बात? हर किस्म की किल्लत है। तो कहने की बात यह है कि शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बात बताता हूं। अगर ईरान इज द डार्क हॉर्स, अगर ईरान बीच में आ जाता है इस पूरे मामले में और ईरान ऑन बोर्ड आ जाता है, आज नहीं 5 साल के बाद, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने जो $33 अरब अमेरिका से लिए थे, किस लिए लिए थे भाई? कोalition रिलीफ फंड से जो पैसा आया था, किस बात के लिए आया था? शुरू में जब पाकिस्तान की जबान पे ये खून लगाया था, जिसकी वजह से पूरी एक कौम पिराना नुमा बन गई थी, ये कहां से आया है पैसा? अमेरिका से आया। सारा का सारा पैसा अमेरिका से आया। अब चाइना को भी आइडिया आ गया कि वाखान कॉरिडोर यूज करेंगे, तालिबान से हेलो हाय बोलो, पाकिस्तान का लिमिटेड यूज करो, हमारा कंटेनर ऐसे जाएंगे, हमारा सामान ऐसे जाएगा। ईरान के थ्रू, ईरान के साथ 400 बिलियन का उनका डील है। ऐसे टक टक घूम के सीधा चाबहार पोर्ट से आउट। इंडिया माना थोड़ा ना करेगा कि चाबहार पोर्ट मत यूज करो, करो दवा की यूज करो, पोर्ट बनाया इसलिए कि लोग यूज करें, चाइना यूज करो, हमें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान डज नॉट मेक एनीथिंग, पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। पाकिस्तान में एक एंटाइटल्ड एलीट है जो अमेरिका को गालियां देती है टेलीविजन पे, और सबके बच्चे पढ़ते अमेरिका में, घर इनके अमेरिका में, बच्चों की जो पासपोर्ट है वो अमेरिकन है। ये चाइना के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये चाइना से पैसा लेते हैं तो चाइना पहले तो गुर्दा कलेजी गिरवी रख लेता है, और दूसरी चीज, इनके बच्चे अगर चाइना में रहते, बाय द वे, जो कि नहीं रहते, अगर अमेरिका की जगह चाइना में रहते और अगर ये पाकिस्तान में बैठे चाइना को गाली देते, इनके बच्चों को जेल में डाल देता। चाइना को क्या फर्क पड़ रहा है? चाइना इनके बच्चों को जेल में डाल देता। तो कोई चाइना नहीं जाएगा। टेलीविजन पे चाइना बहुत अच्छा है, चाइना भाई है, समुंदर से गहरी, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, ये सब बकवास टेलीविजन के लिए है, राइट? दिल में इनके अमेरिका धड़कता है, और इनको पता है कि अमेरिका इतना अलाउ करेगा कि टीवी पे हमें गाली दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी है यार। तो ये पाकिस्तानी सबके साथ दोगला गेम खेल रहे हैं। तो वैभव, मौलाना अब्दुल अजीज हैं ये लाल मस्जिद वाले, और जामिया हफ्सा, ये ना वो 2007 में स्टैंड ऑफ हुआ था एसएसजी का, रेंजर्स का, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस शुलिस सब इनके साथ। और ये मौलाना अब्दुल अजीज वही हैं जो सलवार कमीज़, लेडीज़ का सलवार पहन के और बुरखा पहन के भागे थे, फिर ये पकड़े वकड़े गए थे। खैर, बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी है। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वीडियो देखेंगे। दिखाता हूँ, फोन करो, काल गैदर में लाखों बदकारी के अड्डे हैं, वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या मैं तुम्हें क्या जवाब दोगे? ये बच्चियाँ नजर आती है आप लोगों को? इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो, इसको अल्लाह और अच्छी नौकरियाँ देगा। इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको। यहाँ तुम्हें, आपको ये बच्चियाँ नजर आती हैं। ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपका हशर कर देंगे इंशाल्लाह। हाथों लगाओगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा। इस वीडियो में वो किस तरीके से धमकी दे रहे हैं। बात सिर्फ धमकी तक महदूद नहीं है। बात यह है कि 2 दिन पहले मौलाना अब्दुल अजीज़ के 500 और मौलवी हैं जो मौलाना किस्म के लोग हैं, उनके अंडर जो उनके सपोर्टर हैं या अपना गुरु मानते हैं उनको,
इन लोगों ने एक फतवा निकाला भाई, और फतवा क्या था कि जो भी पाक फौजी मरेगा उसको अगर किसी ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा, किसी मौलवी ने उसको सुपुर्द खाक किया, यानी कि उसको दफनाया ज़मीन के अंदर, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे, है ना। इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस तो दिल्ली जिमखाना के भी नहीं है जितनी मौलाना साहब ने ठोक दी। खैर नहीं, तो अब यार ये इशू हो गया कि इसमें ना कि हम इसको निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मौलाना अब्दुल अजीज़, ये जो तहरीक तालिबान के फाइटर्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, ये तो इस्लाम के लड़ाके हैं, ये तो मुजाहिद हैं, ये तो गाजी हैं, और उनके खिलाफ लड़ने वाली पाक फौज काफिरों की फौज है, इसलिए पाकिस्तानी फौज वाजिबुल कत्ल है। वो तो साफ कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का संविधान, उसका आईन उसको कहता है कि मैं मानता नहीं इसको। आई डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई डू नॉट बिलीव इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय अ ह्यूमन हैंड। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, खुद मुख्तारी अल्लाह की है बस, ये कहता है। मैं चाहता हूं एक और वीडियो देखें जिसमें क्या कह रहा है कुरान शरीफ के बारे में, ये बहुत जरूरी है लोगों को जानना। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अभी हमने सिर्फ झंडे लहराए अपने जामे हफ्सा पर, जिनको यहाँ उनके झंडा पसंद नहीं तो वो उनके निजाम को कैसे पसंद करें। ईरान में तागूत, सारा तागूत बैठा है। अच्छा, पाकिस्तान में तागूती निजाम मौजूद है, आज शक्ल में मौजूद है पाकिस्तान में। मैं तो उसको इस्लामी समझते नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ ये आइन कुफरिया आइन है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सुन्नत की रोशनी में शियों के जुलूसों की, शियों के नहीं और किसी जुलूस की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। आप नेक काम कर रहे हैं और नेक काम करने के लिए काफिर भी आपका ताउन करते तो उसमें। तो आपने देखा मौलाना अब्दुल अजीज कह रहे हैं, इंटरव्यू ले रहा है एक लड़का उनका, और वो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ ये कहता है कि तुम टेररिज्म करो, और ये जो ये मौलाना है ये अपने जो बच्चे हैं वहां पे उनको भी यही चीज सिखाता है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इतना गदर है। कुछ महीने पहले पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी नेशनल असेंबली जो उनकी पार्लियामेंट है, उसके अंदर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, और वहाँ पे आर्मी चीफ भी थे और जनरल फैज़ भी थे जो कि ISI के डायरेक्टर जनरल हैं, और उन्होंने ये बोला था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आप इनको अलग ना समझें, आप इनको मुख्तलिफ ना समझें, आप ये ना समझें कि एक गुड तालिबान है, एक बैड तालिबान है, देयर इज ओनली द बैड तालिबान, राइट। और ये वैभव काफ़ी हद तक आप ये देखेंगे कि ये मामला चल भी गया। कैसे चला है मामला? सबसे पहले जब अफगान तालिबान वाले इक्तदार में आए, पावर में आए, सबसे पहले उन्होंने छुड़वाया TTP को। ये हम पुराने डिफेंसिव ऑफेंस के एपिसोड में बोल चुके हैं, उन्होंने छुड़वाया TTP। तो यार ये हो रहा है ना वहाँ पे। अब ये लाल मस्जिद कहाँ पे? लाल मस्जिद इज 3 to 4 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑब्लिक रेजिडेंस, इस्लामाबाद के बीच में लाल मस्जिद। और आपने देखा कि मौलाना साहब के पास AK-47 है, हज़ारों इनके स्टूडेंट्स हैं, इनके पास तो रॉकेट लॉन्चर है। अब वो RPG-7 नहीं था रशियन टाइम का टक, उनके पास ये पड़ा हुआ है। पिछली बार जब लाल मस्जिद में हुआ था उसके बाद ही तो मुशर्रफ के ऊपर अटैक हुआ था वैभव। लाल मस्जिद पे अटैक करवाया मुशर्रफ ने। तो एक्चुअली ये आई थिंक उस समय शौकत अजीज था, कौन था प्राइम मिनिस्टर मुझे याद नहीं है, और इन लोगों ने अंदर भेजे लाल मस्जिद में कुछ लोग ना, प्राइम मिनिस्टर ने, और कुछ लोग अंदर गए थे, सीनियर लोग। तो ये अब्दुल अजीज़ के साथ ये बातचीत करके, इसका भाई भी था जो बाद में मारा गया था ना, इसके साथ बातचीत करके आए। लेकिन मुशर्रफ फिर डील से बैकआउट हो गया, और मुशर्रफ ने SSG को बोला अटैक। वो कमांडो टाइप का आदमी, उसने बोला अटैक। SSG घुस गई अंदर, काफ़ी हॉरेंडस कैजुअलिटीज़ हुई SSG की और पाक रेंजर्स वगैरह की, लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग चढ़ दौड़े। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी नेवी एयरफोर्स में से सबसे लिबरल माना जाता है पाकिस्तानी एयरफोर्स को, सेक्युलर लिबरल, जितना पाकिस्तान के हिसाब से सेक्युलर लिबरल को हो सकता है उनको माना। आर्मी तो उनकी रेडिकलाइज्ड है ही, पूरी जिहादियों की भरी है, जिहाद फी सबीलिल्लाह इज़ देयर मोटो। नेवी नेक्स्ट, और सबसे जिसको माना जाता है ठीक ठाक पाकिस्तानी एयरफोर्स को, प्रोफेशनल भी है, ये सब। इतने लोग परेशान हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स के, इतने लोग हैरान हुए इस बात से कि मुशर्रफ की हिम्मत कैसे हुई मौलाना अब्दुल अजीज़ के ऊपर अटैक या चढ़ाई करवाने की लाल मस्जिद पे। पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने असैसिनेशन अटेम्प्ट कर दिया परवेज़ मुशर्रफ का। वो ब्रिज वाला वाकया हो जा रहा है, ब्रिज पे और धमाका होता है, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने करा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के सर्विंग पर्सनल
रिटायर्ड नहीं, एक्स सर्विसमैन नहीं, सर्विंग पर्सनल ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स, दे अटैक्ड परवेज मुशर्रफ कि अब तुमने मौलाना साहब के ऊपर अटैक करवाया, अब बेटा तुम्हारे ऊपर अटैक करवाते हैं। वो आर्मी चीफ था उस वक्त, राइट? इन्होंने अटैक करवा दिया। अब क्या होता है? व्हाट नेक्स्ट? आपने आर्मी चीफ पर अटैक करवा दिया। भाई मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इसका, देखो वैभव, इसका निचोड़ क्या निकलता है? इसका निचोड़ ये निकलता है कि इन लोगों की जड़ें कितनी गहरी हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में। यू नो, देयर रूट्स आर एक्सट्रीमली डीप एंड इवन इन द सो कॉल्ड सेक्युलर फैब्रिक। लोग कहते हैं साहब पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी आवाम है, इन लोगों को पसंद नहीं करता। वो अपने चूरन खिलाते हैं ना। इसने कभी उन्होंने कि इलेक्शन में वो कभी नहीं जीते, ये पार्टी, ये दाए बाजू की पार्टियां और ये सब ड्रामा। अरे मैं, ये इलेक्शन में खड़ा कौन होता है? ये तो इलेक्शन को ही हराम मानते हैं लोग यार। मौलाना अब्दुल अजीज तो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन हराम है तुम्हारा, इलेक्शन हराम है, एक होना चाहिए अमीरुल मोमिनीन, और मैं ही हूँगा, बस मुझे बना दो, दैट्स इट, दैट्स इट। अब वैभव बात यह हुई कि मुशर्रफ के ऊपर जब अटैक हुआ ना, मुशर्रफ के ऊपर अटैक हुआ तो जो नंबर 1 एजेंसी है दुनिया की, कौन सी? ISI नंबर 1 है, हम सब लोग मानते हैं। ये तो 3-4 लोग सब बैठे हैं, हम सब लोग मानते हैं भाई। शोएब अख्तर भी मानते हैं नंबर 1 है। नंबर 1 एजेंसी को हवा नहीं लगी थी। किसने बताया परवेज मुशर्रफ को कि बेटा तुम्हारी घड़ी बंद होने वाली है? इट वॉज द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ ने इंफॉर्मेशन दी थी, राइट? लेकिन ये बात पाकिस्तानी करेंगे नहीं, नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। अरे भाई तुम्हारे मुल्क के साथ रोज बुरा हो रहा है, तुम्हारी ISI नंबर 1 कैसे है? आपको पता है वैभव, पिछले 8 महीने में देयर हैव बीन मोर देन 85 अटैक्स बाय द TTP, 85 अटैक्स बाय द TTP। हर दूसरे चौथे दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठोक रहा है, इनके लोगों को मार रहा है। 100-150 से ज्यादा इनके सिपाही मर गए, लेकिन ISI नंबर 1 है। ISI नंबर 1 है। पता नहीं क्या पागलपन, क्या जुनून, कैसे नंबर 1 यार? वो काम क्या करती हैं ये तो बताओ कि जिससे आप लोग नंबर 1 नहीं? इनको बचपन से, मुझे लगता है पाकिस्तानी स्टडीज में ISI के ऊपर एक चैप्टर है कि बेटा ISI क्या है? नंबर 1, बस। नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 है वो, नंबर 2 की एजेंसी है वो। हाल ही में नवाज शरीफ का बयान आया वैभव, लंदन में बैठे हैं नवाज शरीफ साहब, उनका बयान आया है कि पाकिस्तानी फौज को ना इज्जत हजम नहीं होती, डाइजेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तानी आर्मी में। अब यार उनको, और ये मैंने भी देखा है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, दे कांट हैंडल रिस्पेक्ट, ठीक है? तो अब वो ग्रेस नहीं रही उस फौज में, एक ज़माने में पाकिस्तानी आर्मी में जो होती थी। अब ये तो इतने रेडिकलाइज हो गए। अब हम जब कहते थे, लोगों ने बोला कि यार तुम गलत बोल रहे हो। चेटवुड और काकुल का तो डिफरेंस है। जो चेटवुड थे ना, फिलिप चेटवुड, वो काकुल नहीं पहुंच पाए, मुझे लगता है ही इज़ नॉट रीच्ड काकुल। तो एनीवे, एक एंटाइटल्ड फौज जिसको इज्जत हजम नहीं होती यार, जैसे हम लोगों क्या कहते हैं ना, हिंदुस्तान में कहते हैं कुत्तों घी हजम नहीं होता, इज समथिंग लाइक दैट। अच्छा, हम बोलते तो ये काफिर हैं, हिंदू हैं, साजिश करते हैं, हमारी फौज के खिलाफ बकवास करते हैं। नवाज शरीफ तो 3 टाइम्स भाई, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और सेलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड। पाकिस्तानियों ने ही इलेक्ट करा ना। वो नवाज शरीफ बोल रहा है, नवाज शरीफ बोल रहा है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, आप कह सकते हैं कि साजिश कर रहा है, कह सकते हैं कि राह का पैसा लगा हुआ है, आप कह सकते हैं, आपका मन, आपको कौन रोक सकता है भाई, पाकिस्तानियों को आप कह सकते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनको इज्जत हजम नहीं होती। अब देखिए, SCO समिट में दुशानबे गए इमरान खान नियाजी। इसके पहले थोड़ा सा अफगानिस्तान चलते हैं, दुशानबे बगल में ही है, तो अफगानिस्तान से घूम के तजाकिस्तान ले जाते हैं, जिसकी कैपिटल दुशानबे है। हमने बोला कि साहब हकानियों और मुल्ला बरदर की लड़ाई हो गई, तो मुल्ला बरदर को गोली लग गई, चोट लग गई। तो झूठ बोलते हैं, ये इंडियन प्रोपागेंडा करते हैं, एंडिया, ये एंडिया वाले प्रोपागेंडा करते हैं। और ठीक है, करते हैं भी, कोई बात नहीं। वो मुल्ला बरदर वैभव, जिसको पाकिस्तानी मीडिया खुद दिखा रहा था कि किस तरीके से वो लैपटॉप में पूरा तालिबान का टेक ओवर कर रहा है कंट्री, देख रहा था, प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठ के देख रहा था। 2018 के बाद दोहा की पीस टॉक्स किसने लीड करी? मुल्ला बरदर ने। तालिबान का फेस कौन था? मुल्ला बरदर। बात किसकी हुई थी प्राइम मिनिस्टर बनेगा? मुल्ला बरदर। मुल्ला बरदर जो हर घंटे टेलीविजन पे, 50 तो उसके इंटरव्यूज हैं यूट्यूब पे,
मुल्ला बरादर लगातार टीवी के सामने, लगातार कैमरास के सामने, लगातार वीडियो के सामने, लगातार स्टूडियोज में मुल्ला बरादर, वो मुल्ला बरादर गायब हो गया। और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। पर यार एक चीज़ है, मैं तालिबान की एक चीज़ की तो इज्जत करनी पड़ेगी वैभव, चाहे हमारे इख्तलाफात हों उनसे, हम उनको 10 बार बुरा बोलें कि बुरे हैं, टेररिस्ट हैं, जानवर हैं, जो भी हैं, पर एक बात माननी पड़ेगी यार ऑल सेड एंड डन उन्होंने इमरान खान को रखा है भीख मांगने के लिए। ये बड़ी बात है। आपने एक एटमी मुल्क के वजीर आजम को रख रखा है भीख मांगने, क्योंकि शौकत खानम से उसने शुरू करा था भीख मांगना, तो उसने वो कैपेबिलिटी डेवलप करी इमरान खान ने, वो सलाहियत डेवलप करी। एक दिन में नहीं आती। अगर आप और मैं चाहें हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमें शर्म आएगी, हमें ये एहसास होगा कि यार ठीक है, हो सकता है हमारे पास इमरान खान नियाजी जितने पैसे न हों, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कहीं ना कहीं हमको ये लगेगा कि नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे। इस आदमी ने अपनी शर्म, अपनी गैरत मार के इसने भीख मांगना शुरू करा। फिर इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भीख मांगी, तो और थोड़ा सा बीए के बाद इसने एमए कर लिया, भीख में एमए करा इसने। फिर एमए के बाद इसने पीएचडी करी, जब इसने पाकिस्तान के लिए भीख मांगी। अब ये डबल पीएचडी, अब ये इंटरनेशनल भीख मांग रहा है। अब देखिए, ये तालिबान के लिए भीख मांग रहा है दुशानबे जाके, ये तालिबान के लिए भीख मांग रहा है। ही इज बेगिंग फॉर द तालिबान कि इनको पैसा दे दो, इनका 70-80% जितना भी आता है इनका बाहर एड से चलता है। अरे भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तालिबान के पास एक फॉरेन मिनिस्टर है ना, तालिबान के पास प्राइम मिनिस्टर है, दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सब कुछ है। उसके बाद तालिबान को बोलो खुद के लिए भीख, पर तालिबान भीख नहीं मांगेगा। तालिबान ने बोल दिया वल्लाह हबीबी हमको नहीं आती भीख मांगना, हम जो लेती गोली दिखा के लेती, हमें नहीं भीख मांगने के लिए इमरान खान नियाजी को बुलाओ। तो नियाजी को रख रखा है। तो मैं तो सलाम पेश करना चाहूँगा तालिबान को, मेरा सलाम है आपको, आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक एटमी रियासत के प्राइम मिनिस्टर को लगाया भीख मांगने के लिए अपने लिए, और वो मांगता है हर जगह जाके। अच्छा खुद नहीं दे रहा 1 रुपये भी, है ही नहीं उसके पास बेचारे के पास, वो क्या देगा। सबको कहता है तुम तालिबान रिकॉग्नाइज कर लो, खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा वो तालिबान को, बाकी सबको कह रहा है ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अच्छा रशिया भी ये कह रहा है कि वी विल वर्क विद तालिबान, वर्क विद तालिबान, तो इवन इंडिया विल वर्क विद तालिबान। भाई अगर इंडिया को एड पहुंचानी है तो यू हैव टू वर्क विद तालिबान ना, आपको तालिबान के साथ ही तो काम करना पड़ेगा। लेकिन नोबडी सेइंग वी विल रिकॉग्नाइज तालिबान, रिकॉग्नाइज वर्ड कोई यूज नहीं कर रहा, पीपल आर वेटिंग एंड वॉचिंग। ठीक है, तो इन्होंने धमकी भी दे दी कि साहब दोबारा 9/11 हो सकता है। तो बड़बोले लोग हैं ना, फालतू की बातें करते हैं लोग, इमेच्योर। वो सस्ता तेरे नाम क्या नाम, मोहिद यूसुफ, जिसको रख रखा है इन लोगों ने, अमेरिकन सिटीजन है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको वो भी बीच बीच में कुछ तुर्रे छोड़ता रहता है, शगुफे छोड़ता रहता है वो। तो सब ये सर्कस चल रहा है वहाँ पे। तो वैभव दुशानबे में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन था जिसने घेर लिया इमरान खान को, भरी महफिल में उसने इमरान खान, मैं कहना नहीं चाहता, पैंट उतार दी वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन लगभग उसने वही कर दिया। सलवार पहनता है, सलवार उसने खोल दी इमरान खान की, ये बोल के कि इतने जालिम न बनो कुछ तो मुरव्वत सीखो, इतने जालिम न बनो कुछ तो मुरव्वत सीखो, मरते हैं तुम पे तो क्या मार ही डालोगे। साहब के लिए एक शेर है, इतने जालिम ना बनो। आप तो अब एक कैदी हो गए, जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता कि इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तो उनसे इस वक्त बिजनेस की बातें करें, शेर व शायरी बात भी होगी इंशाल्लाह। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है, उसने पोएट्री में कह दी कि यार ठीक है तुम्हारे फैन है तो क्या तुम जान ले लोगे क्या हमारी। इसने पाकिस्तानी कौम की जान ले रखी है। मैं पहले एक बार मैंने बोला था ना डिफेंसिव ऑफेंस में, तो बहुत उसमें कमेंट्स 2-3 पाकिस्तानी भी थे जो बीच में आए, और मुझे फ़ोन भी आए 1-2 लोगों के पाकिस्तान से कि मेजर साहब आप तो ये चाहते ही हैं कि हम कश्मीर का मसला ना उठाएं, ठीक है। अरे भाई आप जी भर के दिन रात कश्मीर कश्मीर करो, हमें तो फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तानियों ने चुना इमरान खान को, या सेलेक्टरों ने चुना इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कश्मीर का सफ़ीर नहीं, है ना, कश्मीर का सफ़ीर नहीं, तालिबान का सफ़ीर नहीं। योर फर्स्ट जॉब इज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड यू हैव नॉट परफॉर्म्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप आधा समय कश्मीर कश्मीर करते रहते हो, फिर आप तालिबान के लिए भीख मांग। आप अपना काम करो ना यार, वो अपना काम करता नहीं है, ठीक है। इट्स गुड फॉर अस, इन द एंड इट्स गुड फॉर अस। तो बाबा वैसा है कि हर रोज़ 3, 4, 5, 6 पाकिस्तानी फौजी ठोके जा रहे हैं। अच्छा अब तो हमारे कॉन्सुलेट्स भी नहीं है अफगानिस्तान में,
जो 22, 23, 24, 25 पता नहीं कितने कितने इन्होंने खोल दिए थे पाकिस्तानियों ने हर गली मोहल्ले में। हमारा एम्बेसी भी नहीं है वहाँ पे। पाकिस्तान में हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान में तो ISI है, नंबर 1 एजेंसी है ना वर्ल्ड की, तो नंबर 1 है। कुलभूषण जाधव नहीं बोल पाते लोग, कुलभूषण जाधव, वो भी इनकी गिरफ्त में। तो भाई अटैक करवा कौन रहा है ये? और रोज रोज अटैक करवा रहा है, रोज रोज अटैक करवा रहा है। मौलाना अब्दुल अजीज तुम्हारे इस्लामाबाद के दिल में प्राइम मिनिस्टर हाउस के कुछ दूर बैठ के तुम्हारे स्टेट को चैलेंज कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। करवा कौन रहा है ना? न्यूजीलैंड की जो पूरी सीरीज थी, न्यूजीलैंड चला गया, उसमें भी भारत की साजिश है ना? तो भाई देखो, हमें ब्लेम मत करना अगली बार TTP का अटैक हो, क्योंकि हम तो अब नहीं है वहां पे। क्योंकि आप लोग ये कहते थे ना कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। अब भाई ने तजाकिस्तान को भी बिल्कुल इसने क्लीन चिट दे दी इमरान खान ने, कि पहले भारत के उसमें था, अच्छा बन गया तजाकिस्तान, इज बिकम अ गुड बॉय, ये गोली दे रहा वहाँ पे इमरान खान। तो ये मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी भाइयों बहनों कि जो तुम्हारे फौजियों को मार रहे हैं, उन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडाई चेंज करी है। पहले कह रहे हैं कि पहले हम आम लोगों को मारते थे, उससे क्या नाम और ख़राब होता है, रेपुटेशन हमारी ख़राब होती है, हम क्यों करें? पाकिस्तानी फौजियों को ठोको दबा के, रोज़ ठोक रहे हैं, रोज़ मार रहे हैं, और तुम्हारी नंबर 1 जो सो कॉल्ड आर्मी है और सो कॉल्ड नंबर 1 एजेंसी है, कख नहीं कर पा रही। ठीक है, लेकिन मैं एंड में ना ख़त्म करते एक चीज़ कहना चाहता हूँ। इमरान खान जाता है ना, झूठ बोल के आ जाता है और काम कुछ नहीं करता है। इसका जो USP है, इसका जो स्किल है, तो भीख मांगना, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। ये गया था भाई उज्बेकिस्तान, जहां पे इसने उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने क्या बोला था कि आई नो मोर अबाउट उज्बेकिस्तान देन यू। वहां पे इसने बड़े जोरों शोरों से करा था कि मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पे एक फिल्म बनाऊंगा। याद होगा आपको वैभव, कि मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। मुझे लगता है पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बन रही है पूरी। ठीक है, जो बड़े ये लोग भंगड़े वंगड़े डाल रहे थे ना काबुल में। खैर मैं ये पूछना चाहता हूँ इमरान खान साहब से, सर फिल्म बनी, कौन बाबर का रोल प्ले कर रहा है? आप प्ले कर रहे हैं, कौन प्ले कर रहा है, ज़रा बताइए। और अगर आप बाबर का रोल प्ले कर रहे हैं तो फिर इसमें जो आपके जनरल फैज़ हैं उनको आप कौन सा रोल देंगे इस फिल्म में? और इधर जो आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, आप उनको कौन सा रोल देंगे, ये बताइए। ये इमरान खान, इस्लामोफोबिया के लिए मैं TV चैनल बनाऊंगा, याद है? मैं एक रेलवे लाइन बनाऊंगा, ईरान से तुर्की घूमती हुई जाएगी पाकिस्तान, राइट? ये हर दूसरे दिन एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता है बाहर जाके, और इसमें ये TV चैनल नहीं खोल पाया इमरान खान। इससे बढ़िया तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर बंबई में बैठे हैं, फ़ोन उठा के फिल्म लॉन्च कर देते हैं। इसके पास 100 करोड़ रुपए नहीं है एक टॉप क्लास की फिल्म बनाने के लिए। पाकिस्तानी 100 करोड़ ले लो, इसके पास उतने पैसे नहीं है। वहाँ पे झूठ बोल के आ गया। अब ये पता नहीं ये वहाँ पे तजाकिस्तान में जाके क्या चूरन खिला के आया उन लोगों को। और ठीक है, इमरान खान इज़ हैंडसम यार, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ हैंडसम एंड दैट काउंट्स। तो वैभव, आप भी हैं, मैं भी हूँ यहाँ पे। हम लोग मानते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी ISI है, और लेकिन ये एजेंसी जो ISI है ना, कि क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई, पर है नंबर 1, हम मानते हैं। 14 साल से क्रिकेट मैच जिसको भी जाते हैं पैसे वैसे दे के बुलाते हैं, अपने बलबूत पे क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई। नंबर 1 एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की, नो डाउट। और जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके लिए 2 पैगाम हैं। पहली चीज़ तो वो जो क्रिकेट का कप है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि द कप वॉज फैंटास्टिक, वो बड़ा अच्छा कप है। ठीक है, ये चाय पीते पीते ज़रा उस कप को देखिएगा। टी इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक एंड द कप इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक, नंबर 1। और नंबर 2, जो दहशतगर्दों की वजह से मैच कैंसिल हुआ है, उनकी तरफ से एक पैगाम है, इंशाअल्लाह द बॉयज़ प्लेड वेल।